रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम, और खबरिया टाइम के इस शो में जननायक में आज हमारे साथ हैं रघुकुल की राजकुमारी और झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह जी। बहुत बहुत नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? अच्छा। रघुकुल का प्रभाव, उसका दबदबा बढ़ रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि हम जितनी जनता की सेवा कर रहे हैं रघुकुल के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, दबदबा तो नहीं बढ़ रहा है। ऐसा मान्यता तो है? मान्यता नहीं है, वो तो आपको वहाँ के लोगों से ही पूछना चाहिए कि दबदबा है या प्रेम है। प्रेम है आज, तभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पर हूँ। क्षेत्र के लिए आप क्या सोचिए, क्या करेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं और सिर्फ सोचना नहीं है, करना है उनके बारे में। जितने जो प्रॉमिस मैंने किया है, जो बातें मैंने कही थी, जो हमारे एजेंडे में था, उसमें से हम चाहेंगे कि हम सब कुछ करें। विशेषकर मेरे क्षेत्र में जो झरिया विधानसभा क्षेत्र है, अगर आपको जानकारी होगी तो कोयलरी बेल्ट का क्षेत्र है। लगभग 100 सालों से खनन हो रहा है वहाँ पर, और बहुत मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है वो क्षेत्र। और विगत जब से झारखंड अलग हुआ, ये उम्मीद थी कि विगत 20 वर्षों में वहाँ कुछ बदलाव आएगा, कुछ किया जाएगा वहाँ के लिए, लेकिन पूरे झारखंड ने ही बहुत दुर्दिन देखे हैं। तो वहाँ जो स्थिति थी वो पहले से भी बद से बदतर हो गई। तो निश्चित तौर पर मैंने जो प्रॉमिस किया था लोगों से, जो वायदे किए थे कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो वंचित हैं उन तक पहुँचाई जाएंगी, सरकारी सुविधाएं उन तक पहुँचाई जाएंगी। जी, आपने कहा भी था कि आप बुनियादी स्तर के जो भी चीज़ें हैं जिनको अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई, वो सारा कुछ दूर करेंगे, उनका कष्ट दूर करेंगे। जी हाँ। कोयलरी बेल्ट में विशेषकर आपको जो श्रमिक होते हैं, हमारे यूनियन होती हैं, वो लोग होते हैं वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, वो लोग रहते हैं। उनके लिए हम अपनी ट्रेड यूनियन के थ्रू अलग लड़ाई लड़ते हैं। वो उन्हीं की लड़ाई जो है, हमारे जो है मूलभूत लड़ाई है, उनकी सुविधाओं के लिए है। फिर बाकी अगर आप झरिया विधानसभा जाएं या किसी भी विधानसभा जाएं, मैं सिर्फ झरिया की बात नहीं करूँगी, जो इस स्तर के लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। आज आप झरिया जाइए तो वहाँ पर लोग गैलन ले लेके खड़े होते हैं, वो ज़मीन में 10 फीट नीचे जाते हैं तो वहाँ पर उनको पानी के लिए पानी मिलता है। वो 1967 के लगे हुए पाइप हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि उनको बदलना भी चाहिए था हमें। तो पाइपलाइन का समस्या बहुत पुराना है वहाँ पे। जी हाँ। अभी क्या है, प्रोग्रेस क्या है वहाँ पे? प्रोग्रेस ये है कि एक 310 करोड़ की योजना जो है उसको स्वीकृति दे दी गई है, जिसको सबलेट कर दिया गया है एक प्राइवेट कंपनी को। उसका कार्य अगले 15 से 20 दिन में वहाँ शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो जो है पाइपलाइन को घर घर तक पहुँचाएंगे, हर घर तक। 2 साल का प्रोजेक्ट है, पूरा हो जाएगा, कनेक्शन फ्री देंगे। 2 साल में पानी पहुँच जाएगा, सबके घर में पानी पहुँच जाएगा। उम्मीद है सबको। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि एक दिन में ये जीत भी हमने एक दिन में हासिल नहीं की है, इसके लिए वर्षों की मेहनत है। आज एक कहिए तो मेरे पति का बलिदान भी है इस जीत को। जब हमने इस जीत को हासिल करने में हमें 1 दशक लग गया, बदलाव करने में तो एक दिन में हो नहीं जाएगा। निरंतर लोगों की शिकायतें सुनती रहती हूँ। मुझे लगता है किसी का दुख सुनना बहुत ज़रूरी है, तो वो शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ कि मुझसे जितना होगा, जैसे होगा, मैं ज़रूर करूँगी। कोयलांचल की सबसे प्रभावशाली सीट मानी जाती है झरिया जी, जिसमें दोनों बहुएं लड़ी थी, आपकी जीत भी हुई। क्या लगता है इस पे, आप नीरज सिंह की कुर्बानी का असर था या फिर कुछ और? निश्चित ही उनकी कुर्बानी का असर, और कुर्बानी जो लोगों के प्रति प्रेम था, जो लोग चाहते थे उनके लिए करना, जैसा उनका व्यक्तित्व था लोगों के प्रति, वो लोगों ने जो है लौटाया है मुझे। चुनाव में जब मैं घूम रही थी, जब मैं अपना कैंपेन कर रही थी, तो लोग कि हम आपको नहीं जानते हैं। जो सच्चाई है कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपके पति को जानते हैं, और इसलिए हम आपको वोट करेंगे, क्योंकि उस व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व जैसा था, जितने वो मिलनसार थे, जितने वो अच्छे थे, आज उनका ना होना आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए लोगों ने मुझे शायद नहीं जिताया इस बार, इन लोगों ने उन्हें ही जिताया है। और मेरी उनसे प्रार्थना और विनती भी थी जब मैं कैंपेन कर रही थी कि एक बार के लिए उस व्यक्ति ने, अगर आपके अंदर इतना मर्म है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे कि दिन रात कभी भी ये नहीं सोचते थे, रात को 2 बजे फ़ोन बजता था तो उठा के गाड़ी निकाल के चल देते थे अकेले। वो उसमें नहीं रहते थे कि दबदबा है, हमको 4 आदमी चाहिए मेरे साथ जाने के लिए, हम तभी कहीं जाएंगे।
वो सिर्फ लोगों के लिए काम करने में बिलीव करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि न्यूज़ में उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, अखबार में क्या लिखा जा रहा है, किसी की उनके बारे में राय क्या है। जहाँ जाते थे बस ये जानते थे कि जहाँ वो गए हैं, अगर वहाँ लोग उनसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण हो रहा है, उसके बाद फिर वो उसके आगे कुछ नहीं सोचते थे। उनका एक इंटरव्यू है, अगर आप कभी देखेंगे तो वो बोलते हैं कि अगर लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए सोचना माफियागिरी है तो हाँ ठीक है, मैं माफिया हूँ। धनबाद को लेकर फिल्म बनी थी वासेपुर जी। सिर्फ दबंगई, गुंडागर्दी, लूट खसूट, मारकाट, यही सब दिखाया गया। इसके अलावा भी धनबाद में कुछ है नहीं। धनबाद में बहुत कुछ है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग सिर्फ धनबाद को, जो भी वो मूवी आई थी उससे रिलेट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी धनबाद में IIT ISM है, लोगों को नहीं पता है। ये मुझे पता चला था जब मैं शादी के बाद वहाँ आई कि आपके 2 माइनिंग स्कूल्स में से एक माइनिंग स्कूल धनबाद में है। अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे, आपके यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग, बहुत सारी माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो वहाँ पर है। आप अगर झरिया की बात करें, झरिया 100 साल पुराना शहर है। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि वहाँ पे एक मूवी थिएटर है जो 90 साल पुराना है, वहाँ पे एक फ़ोटो स्टूडियो है जो 100 साल पुराना है। क्योंकि और वहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन में आपको वहाँ पे मारवाड़ी समाज है, सिख समाज है, गुजराती समाज है, मुस्लिम समाज है, वहाँ पे ये लोग सब साथ रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धनबाद के बारे में लोगों को नहीं पता है। आप देखिए, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में कोड 06 से शुरू होता है, धनबाद का कोड 03 से शुरू होता है, बिकॉज पहले बंगाल में था। इस वजह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं धनबाद के लिए। लेकिन लोग रिलेट किससे करते हैं धनबाद को? वो सिर्फ रिलेट करते हैं वहाँ पे करप्शन से, वो सिर्फ रिलेट करते हैं वहाँ क्राइम से। ये अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम बदलना चाहते हैं, ये इमेज बदलना चाहते हैं। आपके अगेंस्ट में बीजेपी जो है काफ़ी सालों से वहाँ पे थी जी, तो उनका किया धारा जो है आपको भुगतना पड़ रहा है या फिर उसको सुधारने में काफ़ी समय लगेगा? निश्चित तौर पर भुगतना पड़ रहा है, निश्चित तौर पर भुगतना। अगर आप पहले की कोई गलती लगातार की गई है, उसको आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते हैं। मुझे लोगों को कि ये सोच बदलने में ही समय लग जाता है कि नहीं, अब जो हम करेंगे वो विश्वास दिलाने में। लोग सब एक जैसे होते हैं, लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि सब एक जैसे होते हैं। हाँ, लेकिन ये विश्वास दिलाना कि नहीं, हम एक जैसे नहीं हैं। आप एक बार सोचिए तो ये चुनाव में कि अरे आप सब वोट लेके एक ही जैसा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये विश्वास मैंने तो नहीं बनाया है। ये जो लोगों के मन में धारणा बनी हुई है, ये धारणा मेरी बनाई हुई नहीं है, ये धारणा उनकी बनाई हुई है जो पहले थे, हमसे पहले थे। तो और जो सबसे बड़ा कारण आपने बोला कि आसानी से मिलना, ये उसका पहला स्टेप ही था कि जब मैं उनसे आसानी से मिलूंगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये धारणा बदलेगी कि नहीं, अगर वो मिल सकती हैं तो हमारा काम भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि 100% में से आपके पास 75% ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ अपनी बात आपसे कहने आते हैं। तो मुझे लगता है एक जो व्यक्ति एक कुर्सी पे है, एक जो राजनीति में है, उसको सुनने की शक्ति होनी चाहिए। आधे लोग तो आपको सुना के चले जाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा श्रोता होना ही ज़्यादा। जी, बहुत ज़्यादा लिसनर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप राजनीति में अचानक से आ गई जी, कितना अनुभव और कैसा अनुभव रहा अभी तक का? क्योंकि आप अच्छा भी है, मुश्किल भी है, से नहीं जान रही इनडायरेक्टली तो जान रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ बड़ी हुई। मेरे दादाजी आपको IPS ऑफिसर थे यूपी कैडर के, तो मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई, उन्हीं के साथ पढ़ी लिखी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी। अच्छा। तो निश्चित तौर पर आप पुलिस में हैं तो आप राजनीति से तो दूर रह ही नहीं सकते हैं। तो, लेवल पे भी। हाँ, तो फिर राजनीति से दूर नहीं रहे, पसंद कभी नहीं थी। क्योंकि एक तरफ आप राजनीति है, एक तरफ आप अगर आप नेतागिरी की बात कीजिए और एक तरफ आप बात कीजिए पुलिस की, तो दोनों मुझे लगता है बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। नेतागिरी और राजनेता, लेकिन बिना कोल्यूड किए आप रह नहीं सकते हैं उसमें। तो है, अलग अलग चीज़ ही है। डेफिनेटली पसंद नहीं था, लेकिन डेस्टिनी इसी को बोलते हैं। तो अब अपनी पसंद से कर रही है ना, क्योंकि मन लगाना तो किसी काम में ज़रूरी है। नहीं, अपनी पसंद से कर रही हूँ। और मैं चुनाव के समय लोग मुझसे पूछते थे तो मैं बोला कि मैंने शायद राजनीति को ना चुना हो, लेकिन राजनीति ने अगर मुझे चुन लिया है तो ये मुझे करना ही है। और स्कूलिंग कैसा रहा मैम आपका? स्कूलिंग मेरा बहुत ही विविड रहा, जिसको बोलते हैं। हाँ, बहुत ही विविड रहा, क्योंकि मैं यूपी में अलग अलग जगहों पे मैंने स्कूलिंग की है। मैंने लगभग क्लास 12 तक 12 स्कूल्स चेंज किए हैं। 12 स्कूल चेंज किए हैं फाइनली। तो हर साल एक हर साल आप उस हिसाब से एवरेज देखेंगे तो हर साल से भी कम। और उसके बाद फाइनली हम लोग लखनऊ में सेटल हुए। मैंने अपना जो है बोर्ड्स वहीं से क्लियर किया। एडमिशन मिल जाता था? हाँ, अब आपके दादाजी IPS ऑफिसर हैं और वो कहीं भी SSP रहेंगे या कहीं पोस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली एडमिशन तो मिल जाता था। और बिकॉज आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट थी, आई वुडंट से वेरी ब्रिलियंट,
बिकॉज आई डिड नॉट बिलीव, मेरा एक था कि मैं मार्क्स में बिलीव करती नहीं थी। सो मैं हमेशा अपने हिसाब से पढ़ती थी कि नहीं, मुझे इसको पास करना है बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बट इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मार्क्स। सो आई हैव द नॉलेज बट आई डोंट बिलीव इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मार्क्स एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक इफ़ यू आर, अगर आप हैं उस काबिल तो आपकी काबिलियत आपको कहीं ना कहीं ले ही जाती है। मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति आज जो ऊंचाई पे बैठा हुआ है उसके पास मार्क्स की एक फहरिस्त है कि नहीं ये देखिए हमारे इतने 100 में 99 आए, 90 आए। अगर आप इस फील्ड में घुसी हैं तो वही आप कह सकती हैं कि दैट आई विल पास आउट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट विद गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। तो राजनीति में आने के बाद तो यही है ना। बिल्कुल, मैं तो इसीलिए कि आपको तो यही बोल ही रही हूँ मैं कि राजनीति हो सकता है मुझे पसंद ना हो, लेकिन राजनीति को मैं पसंद हो। अभी आप चूँकि एक पद पे हैं तो बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में एक्सपीरियंस्ड भी नहीं है। आपको लगता है कि आपको बैक से कुछ समझाता है या फिर कोई ऐसा फैमिली सपोर्ट कोई तो समझाता होगा? फिर मैं बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्ट पे काम करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा आपको बोले नेगेटिव जो है क्रिटिसिज्म की राजनीति में नहीं करती। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी एनर्जी अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करने में लगाऊँ उससे बेहतर है कि मैं अपना काम कर लूँ। मेरा पहला मंत्र यही है, उसके लिए मुझे कोई नहीं बोलता। मैं बहुत सारा इंस्टिंक्ट पे काम करती हूँ। मैं लोगों से पूछती ज़रूर हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मैं लोगों से राय ज़रूर लेती हूँ, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट अगर कहता है कि ये गलत नहीं है तो इसको ज़रूर कीजिए। उसमें आपको बहुत अड़चने भी आती हैं क्योंकि बहुत लोगों के हिसाब से शायद काम हो नहीं पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अभी कि मास्क को लेके जो है हुआ था। तो मास्क को लेके टेंडर निकला, टेंडर में आपको गड़बड़ी हुई वहाँ पर, तो मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं तो आपको सरकार में हूँ, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे कि आप ही की सरकार है और यहाँ गड़बड़ी हो रही है ये वो। उसके बावजूद मैं गई डीसी के पास, मैंने बोला कि देखिए जो मास्क आया है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। हम राजस्व, हमारा राजस्व है ये, हमारा पैसा है ये, लोगों का पैसा है ये, उससे ऐसा घटिया मजाक किया जाएगा। संज्ञान लिया गया उस पर, आज उनके ऊपर केस किया गया है इस चीज़ को लेकर। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप सही करने निकलते हैं तो आपको सही के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं स्पेशली मिशन बदलाव एक एनजीओ करके है, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कर रही थी। सो दोज पीपल, उसमें बहुत सारे टिस्के एम्प्लॉयज़ हैं, टिस्के वर्कर्स हैं, टिस्के एम्प्लॉयज़ हैं, टिस्के स्टूडेंट्स हैं जो उनमें करते हैं सरूट्स और मिशन बदलाव। तो उन लोगों के साथ मैं कर रही थी एंड दोज पीपल कॉल्ड अ लॉट ऑफ पीपल बैक, या फिर वो लोग वहाँ पर हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है तो मैंने अपने थ्रू उनको राशन वहाँ इन लोगों के थ्रू भिजवाया। सो क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकती हूँ until unless I find a bridge, तो ये लोग वो ब्रिज बन के आए मेरे लिए, एक हेल्प बन के आए। बीच में लाइजनिंग की कि नहीं मैम आप हमको बताइए, हम वहाँ पे करवाते हैं। तो वो जो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि वो लोगों का कॉन्फिडेंस कि अच्छा इंग्लिश बोल लेती है, अच्छा गाड़ी चला लेती है, वो इस चीज में नहीं था, वो इसी दिन के लिए था कि अगर ये इतना कर सकती हैं तो डेफिनेटली शी कैन टेक, कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ये सोचेंगी। दूसरी चीज है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। मेरे ऑफिस में आते हैं जब भी तो उनको सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैं कहती हूँ पहले सूचना सही पहुंचाओ लोगों तक। आधे लोगों तक तो सूचना ही नहीं है, सूचना सही पहुंचेगी तो कई लोग तो अपना काम खुद कर लेते हैं। फिर उसके बाद दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि योजनाएं भी क्या चल रही हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से है कि आप पहले उन तक सूचना सही पहुंचाइए। मैंने बोला ना लिसनर, आई हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। वो चीज है कि उन तक सूचना पहुंचती है। 50 लोग अगर एक काम के लिए आते हैं, 10 लोग अपने से कर लेते हैं फिर उसको। जो आज मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, आई रियली डोंट डिस्कस अबाउट इट, मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलना भी, कि वो मेरे लिए कमजोरी नहीं है, वो मेरे लिए मेरे पावर है। चुनाव में भी आई डिडंट गो टू पीपल टेलिंग कि यू नो सी दिस इज व्हाट हैपेंड, आई हैव नो वन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई डिडंट डू दैट। आई सेड इफ यू बिलीव इन मी, अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं कर सकती हूँ तो प्लीज डू वोट, प्लीज डू कंपेयर। इस बार सोच के देखिएगा, इस बार आंख बंद करके वोट नहीं करना, आंख खोल के वोट करना है, सोच के वोट करना है। और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम है तो गलत में किसी का साथ नहीं देना है और सही में किसी का साथ छोड़ना नहीं है। ये मेरी राजनीति का जो है सिद्धांत है। और लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है आप कुछ कर नहीं सकते, मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं वहां चली जाती हूँ, बस सुन लेती हूँ लोगों का, वही उनके लिए बहुत है। उनको लगता है कि हाँ कोई है मेरा भाई। मैंने वोट किया तो अफसोस नहीं, मैंने उनसे बोला कि आपको अफसोस नहीं होगा मुझे वोट देके। बस कोविड में मैं आपको बताती हूँ 3 महीने में मैं लगातार हर दिन एवरी डे 3 महीने से मैं बाहर थी। मेरे घर वालों ने मुझे डिसोन कर दिया था, बोले कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा, क्वारंटाइन में डाला। हाँ मैं क्वारंटाइन में रहती थी, मैं अपने घर में सीधा अपने रूम में, उसके बाद किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, दूर से जो भी बात करनी है दूर से करो भाई, दूर से। मतलब वो मेजर मैंने खुद लिया था कि मैं इतना बाहर जा रही हूँ
मैं पीएमसीएच हॉस्पिटल जाती थी, मैं लोगों की टेस्टिंग करवाती थी, मैं दिन में क्वारंटीन सेंटर्स में बैठी रहती थी, अभी भी जाती हूँ। अभी वापस जाऊंगी तो मेरे क्वारंटीन सेंटर्स में अभी भी लोग हैं। एक क्वारंटीन सेंटर से जहां मैं बैठती थी 4-4, 5-5 घंटे, वहां 20 लोग पॉजिटिव निकले थे। 20 लोग। तो हम लोग तो मजाक करते हैं कि मुझे तो 3-4 बार होके ठीक हो गया, भाई ऐसा नहीं है। अब तो मैं जो है कोरोना प्रूफ हो गई हूँ। मैं इतने गर्व से जाती थी और चुनाव में कहती थी कि पूरे झरिया विधानसभा, पूरे धनबाद लोकसभा में एक आदमी आए और ये बोल दे कि मेरे पति ने 1 पैसा लिया होगा नगर निगम में, ना मैं अपना नाम में से उनका नाम निकाल दूंगी। Because I take my name as पूर्णिमा नीरज सिंह, and literally no one can vouch for it कि रहते हुए 1 पैसा लिया होगा, not even 1 rupee commission। आपको लेक्चर वगैरह मिलता था लिख के कि आपको ये बोलना है? No, I've never done that. I still don't do it. मतलब I still remember I was standing next to Jyotiraditya Scindia and suddenly that was one day I realized, oh, I should write down something. I should really write down something. I was sitting right next to him. He came for my campaigning. He and Sachin Pilot, both of them came. So RPN Singh was on one side, I was sitting in center, and Jyotiraditya Scindia was on the other side. And he's like, you have to speak. I was like, really? I thought he'll be speaking. He's like, Arey, you are contesting, no? So I was like, what do I do? What do I do? So that was the motto that I gave that time was, badla nahi, badlao. And Jyotiraditya Scindia used it later in his like some campaign for Twitter also. He used it when he went back from here. So मैं देखती हूँ कि मेरे श्रमिक भाई के पास क्या है. There were times that when I was campaigning for his election, I used to take all my gold bangles out. सब कुछ घर में जो पहनती थी सब निकाल के जाती थी मैं. मतलब इतना वियर्ड लगता था मेरे को कि उनके पास कुछ भी नहीं है, and I'm wearing so much. And he was such a simple man, like most of कोई कहीं आ गया, ये चाहिए वो चाहिए. आज भी लोग आते हैं कि शादी है, ये है वो, बड़ी खुशी होती है करते हुए कि राशन चाहिए. मैं बोलती हूँ, बहुत जगह बोला है मैंने कि राज करना आपको, आप भूमि पे या भूखंड पे नहीं करते हैं, आप लोगों के दिलों में करते हैं. झरिया मेरे लिए कोयले की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, झरिया मेरे लिए मेरे लोगों की वजह से इंपॉर्टेंट है. वो लोग जो वहां आज कोयले में काम कर रहे हैं, आज उनकी जो परिस्थिति है वो दुखदायी है, इसलिए आज झरिया है. मुझे मतलब बहुत ज्यादा इसमें होता क्या है कि प्रॉब्लम मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं और वी हैव टू मेक समवन अंडरस्टैंड समथिंग, तो हम इतनी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज करते हैं ना कि दूसरे को समझ में ही ना आए. मतलब ऐसी सुंदर भाषा जो दूसरे को समझ में ही ना आए तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी, तो वैसे हाँ 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 कर देगा कि अरे कुछ तो बहुत ही अच्छा बोल रहे होंगे. दिस इज द प्रॉब्लम विद पॉलिटिक्स दैट आई हैव सीन. So I try and make people understand in a very layman's term कि देखो भाई ऐसे 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 है. सुंदर सुसज्जित भाषा से जो है देश नहीं चलेगा. तो बस उतना समझाने के लोग अपने समझदार हैं. कोई किसी चीज के खिलाफ नहीं होता है, लेकिन जब आप कोऑपरेशन नहीं होगा तो लोग खिलाफ होंगे ही होंगे. कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्राइवेटाइजेशन तो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कमांड होना चाहिए सरकार. एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम. मुझे लगता है दिस होल थिंग नेगेटिव तो है, डेफिनेटली नेगेटिव है. आज के टाइम में पॉजिटिव वर्ड से बहुत डर लगने लगा है. ये तो मजाक है आजकल. लेकिन इस नेगेटिव में जो पॉजिटिव देखने को मिला है दैट इज वंडरफुल. आपका ओरिजिन कहाँ का है? मेरा लीनिएज तो बिहार है, बट आई वाज बोर्न इन बनारस. और उसके बाद पूरा यूपी घूम घूम के. सो माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो किल्ड. He was killed by Naxalites in 1988. अच्छा, कहाँ पे? Rohtas. Bhabua. He was murdered. My great grandfather was also murdered by dacoits. So it's kind of a thing which is following with me. Now when this happened, then I couldn't think of anything else. Because more than my father, I was my grandfather's favorite. तो मेरे grandfather के जो छोटे भाई थे, he was the officer. He took me because he thought I am his favorite. So I have to be taken care of. तो फिर मैं उनके साथ गई तो उन्हीं के साथ रह गई. And he was posted all over UP, जहाँ जहाँ रहते थे मैं उनके साथ रहती थी. I would hardly see my parents like once in 5-6 years maybe. I was very close to my grandmother, but my grandmother also expired in 99 because of renal failure. स्टोरी तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग रही है. फिर इधर पढ़े, फिर उसके बाद I did my college in Lucknow. उसके बाद I did my masters in mass comm in Delhi. Then I came back to Lucknow to teach because that is something that I felt is my calling. To teach. To teach. Still, if I leave politics, I think I'll go back there only. So there I was doing it. पढ़ाया आपने? जी हाँ, 4.5 साल.
लगता नहीं था कि कभी मतलब स्ट्रेट वे इतना पॉलिटिक्स में आना होगा। कभी कभी घर में मजाक होता था, तो लगता था कि यार हमको नहीं करना है, जिसको करना है करता है, हम तो बस घूमेंगे, ठीक है। इफ आई हैव टू बी इन्वॉल्व्ड, आई विल बी इन्वॉल्व्ड इन सोशल वर्क, नॉट पॉलिटिक्स। दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बट देन एज आई सेड, डेस्टिनी, इट डजंट गेट इनटू माय हेड कि आई एम अ पॉलिटिशियन। अरे मैं तो एमएलए हो गई हूँ, मुझे वो फील ही नहीं आती है। लाइक आई स्टिल फील, मैं एक गाड़ी से जाती हूँ एंड पीपल बैक इन माय विधानसभा इज लाइक, अरे आप एमएलए की तरह चला कीजिए ना। मैंने कहा क्यों? 2 गाड़ी 3 गाड़ी, बॉडीगार्ड, ये वो। मैंने कहा यार मुझे एक को लेके चलने में आफत लगता है। मतलब ये लगता है कि यार अब इसको भी लेके चलो, अब ये पीछे पीछे चलेगा, बोलेगा लोगों को हटिए हटिए, ये करिए वो करिए, पीपल हैव टू बी एट अ डिस्टेंस। तो मैं कहा एक को लेके चलने में आफत लग रहा है मुझे। इस चीज यहाँ होने का फायदा यही है कि आज मेरी बात लोग सुनेंगे, उसको मानेंगे, दे विल टेक मी सीरियसली, बस। और ये कि मेरे पास कुर्सी आ रही है, मेरे पास बहुत पावर है, पावर एब्सोल्यूट, यू नो, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, आई बिलीव इन दैट। तो धनबाद में बोला ही जाता है कि जिसके पास पावर है रंगदारी वही है। वो तो खैर बोलने दीजिए। सो और बहुत सारे मतलब करप्शन के लिए आप बोलेंगे कोयला, जैसे आप अभी आप धनबाद में आप ही बोल रहे हैं कि धनबाद मतलब रंगदारी, धनबाद मतलब क्राइम, धनबाद मतलब करप्शन। आम लोग यही जानते हैं। हाँ, तो वही उनकी धारणा बदलने के लिए आपको चीजों को बदलना एब्सोल्युटली चलता आ रहा है। और प्लस कुछ ना कुछ ऐसा उस धारणा को और बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए, जैसे वो मूवी आ गई, अब उसके बाद तो उनके मन में वही बैठा हुआ है। अब वो जब आते हैं, जैसे आई स्टिल सम ऑफ माय रिलेटिव्स दे जस्ट केम टू धनबाद, अरे कितना बदल गया है धनबाद, अरे सड़कें अच्छी हो गई हैं, अरे बिल्डिंग बन गई, यहाँ मॉल बन गया, घर बन गया। मैंने कहा तो गाँव है धनबाद। धनबाद इज एन ओल्ड सिटी बाय द वे, इट वाज पार्ट ऑफ बंगाल, देन इट इज पार्ट ऑफ बिहार, नाउ इट इज पार्ट ऑफ झारखंड। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना है। और जिस झरिया की आप बात करते हैं, तो 100 साल पुराना शहर है। I mean, there are things that you would not find in Dhanbad market, you will still find it in Jharia market. मैंने आपको सिनेमा हॉल के बारे में बताया, 100 साल पुराना। मतलब these are things that people don't know. झरिया में रह के लोगों को नहीं पता। झरिया आपको पूरे देश का सबसे प्रदूषित शहर है। क्यों? क्योंकि ओपन कास्ट माइंस है वहाँ पे, पानी का छिड़काव नहीं होता है, माइंस खुली की खुली है, प्लांटेशन नहीं होता है, वो कहीं भी ले जाके डंप कर देंगे। It's like it's the city is in center and चारों तरफ से there are open cast mines. तो उसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज्यादा है और वो अभी खत्म भी नहीं होने वाला until unless जितना भी ओपन कास्ट माइंस को, जितना भी ओबी डंप किया हुआ है आपको, ओबी डंपिंग में भी मायने अपना ये लोग मनमानी करते हैं, क्योंकि उसमें भी नॉर्म्स होते हैं कि आपको 30 फीट का एक बेंच बनाना होता है, उसके बाद फिर उस बेंच को कट करके दूसरा बेंच बनाइए, उसी को आप लंबा ऊंचा करते जाते हैं, जो उससे डेंजरस हो जाता है, वहाँ की जमीन धंसने लगती है नीचे। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं। यू गो फाइट वन, आपको 10 और उसमें प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। झरिया रघु का कुल बन सकता है। झरिया रघुकुल का ही है, रघुकुल का तो पूरा संसार है खैर, लेकिन झरिया विशेषकर है रघुकुल का। रघुकुल का धनबाद है, रघुकुल का झरिया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।